हाय एवरीवन, हम लोग जो है इसमें थीम इन इंडियन हिस्ट्री का जो है पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे और ये कंप्लीट बुक है। इसमें मैंने जो है केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही रखा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इसको ध्यान से समझें और ये इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आप लोगों का। तो याद रखना कि इसमें हम लोग जो है केवल इंपॉर्टेंट चीज़ ही हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। एक तरीके का ये मैराथन है, समझ लीजिए इसमें, क्योंकि पूरे चैप्टर हम डील करेंगे। स्टार्ट करते हैं कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है महल महल का मतलब क्या होता है? स्टेट होता है, स्टेट। ठीक है। द परमानेंट सेटलमेंट जो है वो ऑपरेशन में आया था 1773 के अंदर। यानी परमानेंट सेटलमेंट क्या था? यानी ये एक स्थायी बंदोबस्त थी जिसके अंदर क्या था कि फिक्स रेवेन्यू हो गया था। यानी आपको वो जो जमींदार थे वो किससे लेते थे? पीजेंट से लेते थे, यानी फार्मर से लेते थे। कंपनी हैड फिक्स द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। और उन्होंने कंपनी ने क्या किया? जमींदार फिक्स कर दिया रेवेन्यू जो कि जमींदार कलेक्ट करते थे। तो परमानेंट सेटलमेंट कब स्टार्ट किया गया था? 1773 में और 1773 में। और इसमें जो कलेक्ट करते थे पेमेंट वो जमींदार करते थे। और इसमें क्या था? रेवेन्यू फिक्स था। ये इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है। जमींदार वॉज नॉट अ लैंड ओनर। अब इसमें हम सोचेंगे कि क्या जमींदार जो है लैंड ओनर थे? तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या जमींदार इसमें लैंड ओनर रखा गया था इसके अंदर? तो तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जमींदार वॉज नॉट अ लैंड ओनर इन द विलेज बट अ रेवेन्यू कलेक्टर। एक तरीके के रेवेन्यू कलेक्टर थे। तो लैंड ओनर नहीं थे वो। ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी खुद की अपनी ये जो है जिस पर कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, वो लैंड ओनर थे उसके। बल्कि एक तरीके का रेवेन्यू कलेक्टर की तरह काम करते थे, जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ब्रिटिश के लिए। चार्ल्स जो है कॉर्नविल्स जो है, इन्होंने जो है वो गवर्नर जनरल थे और बंगाल के व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1793। जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये जो है उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके चार्ल्स कॉर्नवेलिस, ठीक है। तो इन्होंने जो है इन्हीं के टाइम पे जो है गवर्नर जनरल के टाइम पे ये जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है रैयत। इज अ वे द टर्म रैयत, रैयत से बना है। ये यूज टू डेजिग्नेट द पीजेंट्स। ये पीजेंट को डेजिग्नेट करते थे, रैयत का मतलब। एंड वाज स्पेल्ड इन अ ब्रिटिश रिपोर्ट, ठीक है। अमला क्या होता है? अमला जो होता है एन ऑफिसर ऑफ द जमींदार। यूजली अमला जो है बंगाल के अंदर यूज करते थे इस वर्ड को, ठीक है। तो एक ऑफिसर होता था जमींदार, एक तरीके का जो ऑफिसर होता था जमींदार कह सकते हैं इसको, ठीक है, अमला कहते थे। फिर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है आपका इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो टर्म है इस चैप्टर के अंदर वो है जोतदार। जोतदार कौन होते थे? ये क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स होते थे जो नॉन एज ए जोतदार। ऐसे लोग जो काफी पैसे वाले थे और पीजेंट्स, और उनको जो है जोतदार कहते थे, ठीक है। रिच पीजेंट इन बंगाल। और कई बार तो इनको हौलदार्स भी कहते थे, घंटीदार्स एंड मंडल्स, ठीक है। बेनामी क्या होता था? एक ऐसा ट्रांजेक्शन मेड इन द नेम ऑफ फिक्सियस और रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट पर्सन वेयर रियल बेनिफिशियरी रिमेन अननेम्ड। अब मान लो कोई ए पर्सन है, उसके पास संपत्ति है, तो बी के नाम करवा देगा, जो कि उसका खुद का जो है कोई लगता नहीं है। बट उन्होंने इस पे नाम पे करवा के क्या किया, एक तरीके का पावर तो सारा इसी के पास, ए के पास रहेगा, लेकिन किसी और के नाम पे वो करवा लिया। तो जो रियल बेनिफिशियरी है उसका नाम जो है नहीं होता था, बल्कि वो किसी और के नाम पे ट्रांजेक्शन करवाया जाता था, तो उसको हम बेनामी कहते थे। लेटहेल्स क्या होते थे? लेठियाल जो होते थे, वन हु बिल्ड्स द लाठी और स्टिक फंक्शन एज ए स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द जमींदार। तो जमींदार के साथ जो है लठियाल्स होते थे। इनका मेन काम क्या होता था? जैसे कोई पीजेंट अगर पैसा नहीं देगा तो इनका यूज करते थे ये सब, इन लोगों का। और ये जमींदार लोग जो है अक्सर अपने साथ इनको रखते थे, क्योंकि ये लाठी लेके यूज करते थे और लोगों से जो है पैसे जो है इकट्ठे करने में, कलेक्ट करने में हेल्प करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो इस चैप्टर के अंदर है जो फिफ्थ रिपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, 102 पेजेस में, और सबमिट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813 में, ठीक है। तो 1813 में जो है इसको सबमिट किया गया था रिपोर्ट। ये किसके ऊपर रिपोर्ट थी? एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये किसके ऊपर रिपोर्ट बनी थी? एडमिनिस्ट्रेशन एंड ईस्ट इंडिया ईस्ट एंड एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को मेंशन किया गया था। और क्या होता है? पहाड़ीज होते हैं और प्लाउज होता है। ये संथाल्स, इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई हो गया था अपनी अपनी जमीनों को लेकर। तो इन्होंने जो यूज किया
टूल को वो हॉ यूज करते थे और ये प्लाव यूज करते थे। बुचनान जो एक राइटर थे, उन्होंने फ्रांसिस बुचनान जो फिजिशियन थे, वो केम टू इंडिया, वो इंडिया आए थे एंड सर्व इन द बंगाल मेडिकल सर्विस। उन्होंने बंगाल मेडिकल सर्विस में काम किया और उसके बाद जो है ही वाज अ सर्जन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड वेल्सले। लॉर्ड वेल्सले के जो है ये सर्जन भी रह चुके थे और ही ऑर्गेनाइज जू, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया जू को बुचनान ने। और बिकॉज ये जो जू जो है बाद में कोलकाता अलीपुर जू बन गया, ठीक है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो फ्रांसिस बुचनन ने, ठीक है। दामिनी को क्या होता है? एक ऐसा एक इम्पॉर्टेंट जो है लार्ज एरिया होता है ऑफ लैंड डिमार्केटेड एंड डिक्लेयर टू बी द लैंड ऑफ संताल। संताल लोगों का जो एक जमीन होता था जिसको डिक्लेयर किया गया था, उसको दामिन कोह कहते थे, यानी लार्ज एरिया ऑफ लैंड डिमार्केटेड एंड डिक्लेयर टू बी द लैंड ऑफ द संथाल। मनी लैंडर को जो है डीकूस कहते थे, डीकूस। एंड संथाल रिवोल्ट जो है हुआ था 1855 से लेकर 56 के बीच में। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कब हुआ था। तो मैं जो है इंपॉर्टेंट चीजें केवल कवर कर रहा हूँ ताकि एग्जाम में काफी हेल्प करेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बही खाता। बही खाता का मतलब होता है अकाउंटेंट्स बुक्स, इसको हम अकाउंटेंट्स बुक्स भी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है साहूकार वाज समवन हु एक्टेड एज अ बोथ मनी लेंडर एंड द ट्रेडर। तो साहूकार ऐसे लोग होते थे जो जो एक्ट करते थे एज ए मनी लेंडर और ट्रेडर के फॉर्म में, दोनों तरीके से काम करते थे। मनी लेंडर कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो मनी जो है प्रोवाइड करते हैं और फिर जो है और ये ट्रेडर के फॉर्म में भी काम करते थे। रेंटियर कौन होता था? एक ऐसा टर्म होता था यूज टू डेजिग्नेट द पीपल हु लिव ऑन रेंटल इनकम फ्रॉम पॉवर्टी। ऐसे लोग जो रेंटल इनकम पे रहते थे, रेंटल इनकम से अपनी जिंदगी चलाते थे, ठीक है, उसको हम बोलते थे रेंटियर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम चलते हैं आगे। और इसमें रैयतवाड़ी जो है, मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट बताया, उसको जो है फिक्स रेवेन्यू होती थी। और फिर सेकंड जो रेवेन्यू कलेक्शन करने का जो एक कॉन्सेप्ट लाया गया था वो रैयतवाड़ी सेटलमेंट। अब इसमें होता है क्या था? रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस इन द बॉम्बे डेक्कन एंड केम टू बी नोन एज द रैयतवाड़ी सेटलमेंट एंड रेवेन्यू वाज डायरेक्टली सेटल विद द रैयत, यानी पीजेंट से डायरेक्टली पैसे लिया जाता था। अब आपने देखा होगा कि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसके अंदर क्या था, डायरेक्टली जो है पीजेंट नहीं देते, इसमें जमींदार जो है प्रोवाइड करता था मनी किसको? ब्रिटिश को। तो जमींदार किससे लेते थे? रैयत से, यानी पीजेंट से लेते थे। तो इस तरीके से जो है ये सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट। तो वो ज़्यादा कारीगर नहीं रहा है, तो उसके बाद कौन सा लाया गया रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका, और रैयत वाली सेटलमेंट, जिसमें हमने बोला कि भाई अब जो है ब्रिटिश ने कि जो है आप डायरेक्टली क्या करो, आप रैयत से ही हम लेंगे और उन्हीं से जो है डायरेक्टली पैसे लेंगे, तो बीच में कोई मिडिलमैन नहीं होगा। तो इसको हम रैयत वाली सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 में क्या हुआ? द कॉटन सप्लाई एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन ब्रिटेन। तो कॉटन की जो है काफ़ी डिमांड थी और ये जो है 1857 में जो है ये कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की फाउंडेशन की गई ब्रिटेन के अंदर। और 1859 में क्या हुआ? द मैनचेस्टर कॉटन कंपनी वाज फॉर्म। तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाया गया। कब बनाया गया? 1859 में। अमेरिका सिविल वॉर हुआ 1861 में, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और 65 में क्या हुआ? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर दीवानी ऑफ बंगाल। तो दीवानी ऑफ बंगाल यानी बंगाल की जो है वहाँ पे जो पूरा कब्जा करा था उन्होंने, कुछ एरिया जो है 1765 में एक्वायर कर लिया था। 1773 में क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया बाय द ब्रिटिश, और इसमें पार्लियामेंट टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहली बार जो है गवर्नमेंट ने सोचा कि अब यहाँ पे रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया ताकि जो है इंडिया के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको रेगुलेट किया जाए। तो इसको बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है रेगुलेशन करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। और ये कब पास किया गया था? ये 1773 में पास किया गया था, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बोला है कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल में लाया गया। और 1800 में क्या हुआ? संथाल बिगिन टू कम टू राजमहल हिल्स एंड सेटल देयर। वो संथाल 1800 में आए और वो राजमहल हिल के आसपास जो है सेटल हो गए। फिर 1818 यानी 1818 में क्या हुआ? फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन द बॉम्बे डेक्कन में स्टार्ट किया गया, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट 1820s में क्या हुआ? एग्रीकल्चरल प्राइस बिगेन टू फॉल। और 1875 में रैयत इन डेक्कन विलेज रिवेल, उन्होंने जो है रिवेल कर दिया, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है रिबेल्स एंड राज।
ये चैप्टर है और ये 10 मई को स्टार्ट होता है 1857 में सिपोय इन कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ ब्रोक आउट इन म्यूटिनी। ठीक है, तो याद रखना कि कहाँ से शुरुआत होती है ये विद्रोह। ये 10 मई को शुरुआत होती है 1857 में और ये स्टार्ट होता है मेरठ से। ठीक है, तो 1857 की जो लड़ाई होती है उसकी शुरुआत मेरठ से होती है 10 मई 1857 में और ये कैंटोनमेंट होता है, वहां से स्टार्ट होता है। बेल ऑफ आर्म इज अ स्टोर रूम इन विच वेपन्स आर केप्ट। तो बेल ऑफ आर्म्स क्या होता था, एक ऐसा जगह होता था जहाँ पे वेपन्स को जो है स्टोर करके रखा जाता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं हाउ म्यूटिनी बिगन। तो म्यूटिनी कैसे बिगन हुआ, म्यूटिनी जो बिगन हुआ तो विद्रोह कैसे बिगन हुआ, फायरिंग ऑफ इवनिंग गन, यानी फायरिंग करते थे इवनिंग गन ताकि लोगों को पता चल जाए। साउंडिंग द बुगल्स, यानी आवाज करते थे। तो ये सब तरीका था जिससे कि विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। म्यूटिनी क्या होता है, कलेक्टिव डिसओबीडियंस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द आर्म फोर्सेस। ऐसे लोग होते थे जो आर्म फोर्सेस में होते थे बट वो जो है उनकी जिसमें काम करते थे जिनके लिए उनके उनकी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे। तो इंडियन बहुत सारे जो इंडियन जो काम करते थे ब्रिटिश के अंदर आर्मी के अंदर, तो इन्होंने म्यूटिनी कर दिया और ऐसे ही लोग होते थे जो आर्म फोर्सेस में होते थे। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आता है रिवोल्ट, जो होता है रिविलियन ऑफ द पीपल अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी एंड पावर। तो रिवोल्ट क्या होता है, एक ऐसा चीज होता है जिसमें रिविलियन होता है और पीपल्स जो है करते हैं इसमें रिविलियन अगेंस्ट द पावर एंड अथॉरिटी के खिलाफ। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंदर वो आपको ये याद रखना है कि कानपुर में जो विद्रोह में लड़ाई में शामिल हुए थे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, तो उनका नाम था नाना साहिब। और झांसी से आपको पता है फेमस पर्सन झांसी रानी। और आरा से जो बिहार में है वो कुंवर सिंह थे। और इन अवध में वाजिद अली शाह और बहादुर शाह जो है दिल्ली से थे। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का आपको नाम याद रख के रखना एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करें विद्रोह होने का रीजन बहुत सारे होते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है अबोलिश कस्टम लाइक सती। सती जब अबोलिश किया जाता है 1829 में, तो क्या होता है, लोगों को लगता है कि हमारे धर्म पे जो है अटैक किया जा रहा है और इससे जो है लोग काफी नाराज होते हैं ब्रिटिश के खिलाफ और उन्होंने जो है विद्रोह में और ज्यादा ही बढ़ चढ़ के भाग लिया। 1851 में क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ उनका नाम होता है लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने एक किंगडम को डिस्क्राइब किया अवध को किस तरीके से। एग्जाम में पूछ सकता है, आपको स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा किसके बारे में बात हो रहा है। देखो इन्होंने क्या बोला इसके बारे में, अवध के बारे में। अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, यानी एक चेरी है जो हमारे माउथ में एक दिन जरूर ड्रॉप होगा। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, चेरी जो बात कर रहे हैं वो अवध के बारे में बात कर रहे हैं। अवध बहुत इंपॉर्टेंट जगह था और वो चाहते थे कि हमारे पास ये कंट्रोल में आ जाए। तो वो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी ने ये बात कही थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको ये समझना है कि सब्सिडी अलायंस जो है ये इम्पोज किया गया था अवध के अंदर 1801 में और इसके साथ जो है अवध को अपने कंट्रोल में ब्रिटिश ने ले लिया। इन दिस नवाब हैड टू डिसबैंड हिज मिलिट्री फोर्सेस। अब देखो सब्सिडी अलायंस में होता क्या था, जो भी ये सब्सिडी अलायंस जो ब्रिटिश के साथ करता था एग्रीमेंट, इसमें यही होता था कि अपनी आर्मी को आपको छोड़ना है। ठीक है, और ब्रिटिश आर्मी को जो है पोजीशन करने के लिए आपको अलाउ करना है विद इन द किंगडम, किंगडम के अंदर। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इससे होता क्या था कि एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द ब्रिटिश रेसिडेंट्स। अब जो है जो भी आप काम करोगे वो ब्रिटिश के इजाजत से ही आपको करना पड़ेगा, हु वाज नाउ टू बी अटैच टू द कोर्ट। और याद रखो कि इससे होता क्या था कि कहीं ना कहीं किंगडम की पावर जो है कमजोर होती थी, राजा लोग जो है नवाब लोग जो है उनकी पावर कमजोर होगी क्योंकि सारा जो कंट्रोल मेन है उन्हीं के हाथ में चल जाता है, किसके हाथ में, ब्रिटिश के हाथ में। तो वो कहते हैं कि हम जो है आपके एरिया का सुरक्षा करेंगे, आपको अपनी आर्मी जो है डिसमेंट करनी पड़ेगी और साथ में जो है आपको जो है हमारी आर्मी जो है जो बोलेगी उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो ये सब्सिडरी अलायंस होता था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सब्सिडी अलायंस जो है सिस्टम डिवाइस किया गया था बाय द लॉर्ड वेल्सले इन 1798 में। 1798 में जो इसको स्टार्ट किया गया था, याद रखना जो पर्सन ने जो गवर्नर जनरल ने इसको स्टार्ट किया गया था लॉर्ड वेल्सले थे वो। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म आता है वो तालुकदार होते हैं। तालुकदार कौन थे? ये ऐसे लोग होते थे जो कंट्रोल करते थे जमीन पे, रिच लोग होते थे। एंड मेंटेन द आर्म रिटेनर्स, ये खुद के इनकी आर्म्स भी होती थी, आर्म्ड होती थी। एंड बिल्ट फोर्ट, ये फोर्ट्स को भी बिल्ड करते थे। ठीक है, तो ये काफी रिच लोग होते थे, इसको बोलते थे तालुकदार। ठीक है, फिर नर्सरी ऑफ बंगाल क्यों कहा गया? नर्सरी ऑफ बंगाल इसलिए कहा गया कि अवध को, बिकॉज यहाँ पे लार्ज मेजोरिटी ऑफ द सिपोय ऑफ द बंगाल आर्मी वर रिक्रूटेड फ्रॉम द विलेज ऑफ अवध। तो बहुत सारे जो है आर्मी रिक्रूटेड होते थे विलेज ऑफ
बंगाल का एक विलेज था अवध, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नर्सरी ऑफ बंगाल। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्यों बोला गया, लार्ज मेजोरिटी ऑफ द सेपोय ऑफ द बंगाल आर्मी वर रिक्रूटेड फ्रॉम द विलेज ऑफ द अवध। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है, वो इस्तिहार्स क्या होता था, एक नोटिफिकेशन। जैसे मान लो आज हम मैसेज कर रहे हैं या किसी को भेज रहे हैं अपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो एक तरीके का इस्तिहार भेजते हैं। इस्तिहार मतलब होता है एक तरीके का नोटिफिकेशन, यानी एक तरीके का उसको सूचना देना, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक इम्पोर्टेंट बात कही, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इन्होंने ये बात जो है लिखी, वो किसने लिखा है आपको याद रखना, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्होंने बोला कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1801 में क्या होता है, सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय द वल्सला इन अवध। अवध में जो है 1801 में स्टार्ट होता है, और अवध को अपने कंट्रोल में जो है कर लेते हैं सब्सिडरी अलायंस के द्वारा। फिर 1856 में नवाब वाजिद अली शाह डिपोस्ट अवध, अनेक्स, अवध को अनेक्स कर लिया जाता है। और बहुत लोग प्यार करते हैं वाजिद अली शाह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ब्रिटिश कभी नहीं चाहेगी कि अवध उनके हाथ से निकले, और फाइनली जो है अवध उनके हाथ में आ जाता है बाय द सब्सिडरी अलायंस। 1857 में होता है क्या है, समरी रिवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है अवध में बाय द ब्रिटिश के द्वारा जो है समरी रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। और 1857 में क्या होता है, 10 मई को म्यूटिनी स्टार्ट इन द मेरठ, ये तो मैंने आपको पहले बताया। और 11-12 मई में कहाँ फैल जाता है ये, दिल्ली गैरिसन रिवोल्ट जो है पूरे धीरे धीरे फैलना स्टार्ट होता है हर जगह। तो 11-12 मई तक जो है दिल्ली में पहुंच जाता है ये बात। और 20 से 27 मई के बीच में जो है सेपोई म्यूटिनी जो है अलीगढ़ और इटावा और मणिपुरी ये पहुंच जाता है। 30 मई में क्या होता है, राइजिंग इन द लखनऊ, लखनऊ तक भी जो है ये आग पहुंच जाती है। इसी के साथ जो है 1857 वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट। इन जनवरी 1915 आपको पता है कि 1915 में महात्मा गांधी लौटते हैं फ्रॉम अफ्रीका, और वहीं से जो है उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और फिर ये जो है लीडर जब बन के आते हैं वहाँ से, तो यहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। चंद्रन देवसेना कहते हैं कि रिमार्क साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। तो साउथ अफ्रीका ही है जो महात्मा उन्हें बनाता है रियल में देखा जाए तो, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जब वो जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे उनको ट्रेन से हटा फेंक दिया जाता है, और वहाँ पे भी वो काफ़ी जो है मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। जो ब्लैक के साथ वहाँ पे जो है ब्लैक लोगों के साथ जो है गलत होता है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसमें भी वो भाग लेते हैं। तो चंद्रन देवानेशन ने कहा कि ये हैज रिमार्क साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग महात्मा। स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट होता है 1905-07 में, ये बंगाल के अंदर स्टार्ट होता है, और यही इसमें बात होती है कि जो है हमें स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है और बॉयकट करना है किसको, फॉरेन चीज़ों को। लाल बाल पाल वेरी इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाल का मतलब हो गया लाल लाजपत राय, बाल का मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल ऑफ बंगाल, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा जो है गांधी जी के पॉलिटिकल जो मेंटर थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, उनका नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। इस फर्स्ट मेजर पब्लिक अगर अपीयरेंस की बात करें गांधी जी की, तो वो होती है कहाँ पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के अंदर। और ये कब होता है, फरवरी 1916 में, ठीक है। 1916 में जो है पहली बार गांधी जी जो है अपीयरेंस में आते हैं, और वो भी जो है पब्लिक अपीयरेंस, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करें चंपारण की, तो चंपारण सत्याग्रह करते हैं गांधी जी, और तिनकतिया सिस्टम जो होती है वहाँ पे इंडियन खेती को लेकर उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और राजकुमार शुक्ल नाम का पर्सन जो इनको इनवाइट करता है कहाँ पे, चंपारण यानी वेस्ट चंपारण के अंदर, ठीक है, याद रखना। और वहीं से इनकी शुरुआत होती है सत्याग्रह की, और सीकिंग टू obtain द फॉर पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एज वेल एज द फ्रीडम फ्रॉम टू कल्टिवेट द क्रॉप ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। उनसे इंडियो की खेती करवाई जाती है वहाँ के लोगों से। तो ये सब लड़ने के लिए जो है महात्मा गांधी जो है वहाँ पे जाते हैं। 1918 में फिर क्या होता है, उसी के एक साल बाद गांधी जी वॉज इन्वाइटेड टू टू कैंपेन्स इन द हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात, क्योंकि गुजरात में उनका जन्म हुआ गांधी जी का, तो वहाँ पे इनको इनवाइट किया गया। अगर हम बात करें पहली बार वो कहाँ गए, इन इन्वेंटेड इंटरवेन इन लेबर डिस्प्यूट में इन्वेंट कर वो इंटरवेन करते हैं। वहाँ पे होता है क्या है, अहमदाबाद में, डिमांडिंग द बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर। तो वहाँ पे जो है डिमांड करते हैं कि हमारा जो मिल वर्कर है हम लोग, हमारे लिए जो है बेटर जो है वेजेस मिलना चाहिए और कंडीशन हमारी ठीक ठाक होनी
चाहिए। तो गांधी जी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और उसको जीत जाते हैं। सेकंड, इन खेड़ा में क्या होता है, गुजरात के अंदर ही, आस्किंग द स्टेट फॉर रिमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ देयर हार्वेस्ट। अब वहाँ पे लोगों की जो है हार्वेस्ट जो खेती है वो खराब हो जाती है, तो इससे जो है वो गवर्नमेंट से कहते हैं कि जो है आप जो है इनका रिमिशन करिए, यानी कुछ कम कर दीजिए टैक्सेस को, क्योंकि इनकी हार्वेस्ट जो है मतलब फेल हो चुके हैं और ठीक से नहीं हुए इस बार। तो इसके लिए खेड़ा में जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं और कैंपेन भी वहाँ पे होता है। नेक्स्ट पहुंचते हैं रॉलेट एक्ट। आपको पता है 1919 में ये पास हुआ गया था, और इसमें यही था कि नो अपील नो दलील। इसमें होता क्या था, लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था विदाउट एनी बेल और कोई कंडीशन के द्वारा। तो इसमें जो है बहुत लोगों के अंदर गुस्सा आता है, और एक बार ये कांड जब हो जाता है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और ये जो है 1919 में होता है, याद रखना कहाँ पे होता है, अमृतसर के अंदर पंजाब के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, इसमें यही होता है कि हमें कोऑपरेट नहीं करना। आस्क टू स्टॉप अटेंडिंग स्कूल, से स्कूल जाना बंद कर दो, और कॉलेजेस बंद जाना बंद कर दो, लो कोर्ट। यानी यहाँ पे सारी चीज़ों को जो है कोऑपरेट करना बंद करने के लिए बात कही जाती है। एंड नॉट टू पे टैक्सेस, यहाँ तक कि टैक्स भी पे मत करो गवर्नमेंट को। उसके साथ जो है ये भी कहा जाता है इसके अंदर कि रिनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलेंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश। जो भी आप ब्रिटिश के साथ एसोसिएशन है वो सारा जो है आप उसको रिनाउंस कर दो, खत्म करो। ठीक है। इसके अलावा जो है उसी टाइम जो है खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट होता है। ये एक तरीके का मुस्लिम के द्वारा मूवमेंट होता है, जिसमें दो भाइयों ने स्टार्ट किया था 1919 के बीच में, लिड बाई दी मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दो भाइयों ने स्टार्ट किया। इसमें यही था कि तर्किश में जो है ऑटोमन साम्राज्य के अंदर जो खलीफा को हटा दिया गया था उसके लिए लड़ना था, उनके लिए सपोर्ट चाहिए था। टर्किश सल्तनत और खलीफा मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर द मुस्लिम स्कैड प्लेसेस इन द अर्थ वाइल ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर में होता क्या है कि वहाँ पे जो है खलीफा को वहाँ से पद से हटा दिया जाता है। तो इसके लिए पूरी दुनिया में लगभग जो है मुस्लिम लोग जो है खिलाफत मूवमेंट करते हैं। और इंडिया में जो खिलाफत मूवमेंट होता है 1919 और 1920 के बीच में होता है। इसको काफ़ी गांधी जी सपोर्ट भी करते हैं, और यही उनका मकसद होता है कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेकर चलने का। फरवरी 1922 में फिर इसके साथ होता क्या है, ग्रुप ऑफ पीजेंट अटैक टॉर्च द पुलिस स्टेशन इन द हैमलेट ऑफ द चौरी चौरा। चौरी चौरा जो है यूपी के अंदर है। यहाँ पे क्या होता है कि पुलिस स्टेशन पर अटैक करते हैं, यहाँ पे कई सारे पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। तो गांधी जी को जो इस बात का पता चलता है, तो उन्होंने जो है आंदोलन को रोकने की बात करते हैं। दिसंबर 1929 में होता है क्या, उसके बाद कांग्रेस सेशन होते हैं लाहौर के अंदर, और जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। तो कांग्रेस सेशन 1929 का जो होता है उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। एंड इसमें यही प्रोक्लेमेंट्स होता है कि कमिटमेंट टू द पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, किससे, ब्रिटिश से। ठीक है, याद रखना है। दांडी मार्च की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 में, यानी 12 मार्च 1930 में यही होता है। वो जो है वो साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया जाता है। वॉकिंग फ्रॉम आश्रम एट साबरमती टुवर्ड द ओशन, समुद्र की तरफ जाते हैं। एंड ऑफ द दांडी मार्च जो होता है 6 अप्रैल को 1930 में जो है दांडी मार्च खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, सोल्ट लो जी, इसमें जो है दांडी मार्च करते हैं, और वहाँ पे जो है वो सॉल्ट को उठाकर जो है तो वो उसको को ब्लॉक कर देते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है लंदन के अंदर। आपको पता है, याद रखना चाहिए कहाँ पे हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, लंदन के अंदर। फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन नवंबर 1930। पहली मीटिंग जो है नवंबर 1930 में होती है, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 के आसपास होता है, हेल्ड इन नवंबर। एंड महात्मा गांधी अपोज द डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर द लोअर कास्ट। तो लोअर कास्ट जो सेपरेट इलेक्ट्रोड डिमांड करते थे, बी आर अम्बेडकर भी डिमांड करते हैं कि अलग से सेपरेट इलेक्ट्रोड होना चाहिए। तो महात्मा गांधी जो है इसका अपोज में होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा, ये अलग थलग पड़ जाएंगी क्लास पूरी तरीके से। तो इसका ये विरोध करते हैं महात्मा गांधी। क्विट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत होती है वो अगस्त 1942 से होती है, और करो या मरो का नारा भी इसी में दिया जाता है, डू और डाई। ठीक है, डू और डाई याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फेमस इसमें जो है स्लोगन है, डू और डाई। और एक मास मूवमेंट होता है 16 अगस्त 1946 को होता है। ये क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन डे होता है, जिसको जिन्ना कहते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें, महात्मा गांधी वाज नॉट प्रेजेंट एट द फेस्टिविस इन द कैपिटल ऑन 15 अगस्त 1947। ये बात सच है कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है, तो उस दिन महात्मा गांधी जो इसमें अटेंड नहीं करते, क्योंकि महात्मा गांधी को बहुत दुख होता है इस बात का कि बहुत सारे लोग जो है प्लाइन के कारण से मर गए, बहुत सारे लोगों की जाने गई इस चक्कर में। ही वॉज इन, उस समय कहाँ पे थे, ये कोलकाता में थे, और ये कोलकाता में होते हुए भी लोगों से जो है
दुखों को समझ रहे थे, पहचान रहे थे उनकी प्रॉब्लम को, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझना है, 30 जनवरी को क्या होता है, गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय दी एक पर्सन, नाथूराम गोडसे, उन्होंने जो है उनको गोली से मार देते हैं और जो है गांधी जी की मौत हो जाती है। महात्मा गांधी रेगुलरली पब्लिश इन इज जर्नल, और अपने बारे में महात्मा गांधी और वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, पब्लिश करते रहते हैं कुछ ना कुछ बातें जो है। हरिजन जो है एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट जो है जनरल था, का नाम क्या था, हरिजन। और ये पूछे एग्जाम में किसके द्वारा जो है ये रिलीज किया जाता था, बाय दी महात्मा गांधी, ठीक है। या फिर किससे एसोसिएटेड, ये भी पूछ सकता है। 1921 में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। 1928 में जो है पीजेंट मूवमेंट इन बरदौली स्टार्ट हुआ वहाँ पे। और 1930 में जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। 1931 में जो है गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। और 1935 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोमिस द सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो 1935 में जो है यही डिसाइड होता है इसके अंदर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है प्रॉमिस करेगा कि जो है कुछ फॉर्म ऑफ जो है एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए। फिर 1946 में क्या होता है, महात्मा गांधी विजिट द नौखाली एंड अदर राइट टॉन एरिया टू स्टॉप, वहाँ पे जो भी दंगे होते हैं उनको रोकने के लिए यहाँ पे विजिट करते हैं महात्मा गांधी। इसी के साथ जो ये चैप्टर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है केम इन टू अफेक्ट 26 जनवरी 1950। तो 1950 में जो है 26 जनवरी को ये इफेक्ट में आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। असेंबली हेल्ड 11 सेशन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम जो है 11 सेशंस होते हैं असेंबली के। और लगभग जो है 165 बैठकें होती हैं वहाँ पे, 165 डेज जो है सिटिंग होती है। और ग्रेट कोलकाता किलिंग जो होता है वो अगस्त 1946 में होता है, याद रखना है। इसके अलावा जो है हमें ये समझना है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी के मेंबर होते हैं उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। मैं आपको एक करके नाम बताता हूँ। जैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यूनियन पावर कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो हेड थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे वल्लभ भाई पटेल, ही वॉज आयरन मैन ऑफ इंडिया। एंड स्टीयरिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। फ्लैग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जे बी कृपलानी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट और भी पर्सनैलिटी बता रहा हूँ आपको मैं, जैसे कि स्टेट्स कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एडवाइजरी कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी के हेड थे वो थे सरदार एस चरैया, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कमेटी के जो हेड थे सब कमेटी के, वो जे बी कृपलानी थे, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा जो है माइनॉरिटी सब कमेटी के जो हेड थे वो थे एस सी मुखर्जी। और कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन के जो हेड थे एम एन वेंकट चलैया। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी था अबाउट द कॉन्स्टिट्यूट जो भी कमेटी थी उनके हेड। बी एन राव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, उन्होंने बहुत सारे जगह पे विजिट किया वर्ल्ड के अंदर। और उन्होंने इंडिया के संविधान को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे कौन थे, बी एन राव। चीफ ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो एस एन मुखर्जी थे, याद रखना इनके नाम क्योंकि एमसीक्यू में एग्जाम में आता है। और 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू जो है इंट्रोड्यूस करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। याद रखना कि ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन होता है उसका मेन मकसद यही था कि हमारा देश का संविधान कैसा होना चाहिए। तो इस रेजोल्यूशन के अंदर जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर यही बातें लिखी जाती है कि उसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट होना चाहिए जिससे कि संविधान बनते समय उसको अडॉप्ट करना है। जैसे रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, माइनॉरिटी के लिए राइट्स होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें मेंशन होता है। और यही जो है जवाहरलाल नेहरू जो है उसमें स्पीच देते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को जब ये पेश करते हैं तो इसमें यही सब बातें होती है। इसके अलावा जो है ये मैंने इसमें एक फोटो लगाया है जिसमें कि मेंबर ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट के पर्सन है कौन कौन है। तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत सिलेक्टेड लोग हैं इंटीरियम गवर्नमेंट के अंदर। बलदेव सिंह थे, जॉन मथाई थे। अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो याद रखना ये यहाँ बलदेव सिंह, जॉन मथाई, उसके बाद सी राजागोपालचारी, ठीक है। तो सी राजागोपालचारी और जवाहरलाल नेहरू एंड लियाकत अली खान एंड वल्लभ भाई पटेल, आई आई चंडीगढ़। उसके बाद जो है आपका उसके बाद आसफ अली, ठीक है, सी एच भाभा। फिर इसके बाद बैक रो में देखिए तो जगजीवन राम जी हैं, गजनफर अली खान,
राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल निश्तर। तो ये जो है इम्पोर्टेंट लोग थे इंटीरियम गवर्नमेंट के, जो कि मेंबर थे, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में मेंबर के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन कौन इसमें से, या फिर ऑप्शन में दे सकते हैं इनमें से कोई कौन सा नहीं है। मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म होता है और इसमें 1919 में होता है ये, विच अलाउज सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें यही बात होती है कि किसी ना किसी तरीके से कुछ फॉर्म ऑफ जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए प्रोविंशियल असेंबली का, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिस्ट ऑफ वुमेन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ वुमेन है जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में शामिल हुई थी। एक का नाम है अमू स्वामीनाथन, जो कि मद्रास से थी। ये अनी मिश्करन है, ये त्रावणकोर कोचीन से थी। बेगम अजीज रसूल, जो कि मुस्लिम यूनाइटेड प्रोविंसेस से थी, ठीक है। दक्षियानी वेलियुदान, जो कि मद्रास से थी। और जी दुर्गाबाई जो है ये भी मद्रास से थी। एंड हंसा मेहता जो है ये बॉम्बे से थी, ठीक है। याद रखना कॉन्स्टिट्यूंसी कौन कौन सी है ये भी ध्यान रखना है आपको। और कमला चौधरी जो है ये यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। लीला राय जो है ये वेस्ट बंगाल से थी। और मलाती चौधरी ये थी उड़ीसा से। इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट और भी पर्सन है ये जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी। पूर्णिमा जो है बनर्जी, जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस से थी। राजकुमारी अमृता कौर, सी वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये थी सेंट्रल प्रोविंसेस यानी बेरार। और रेणुका राय जो थे ये वेस्ट बंगाल से थी। सरोजनी नायडू ये कहाँ से थी, बिहार से थी, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा सुचेता कृपलानी, जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस से थी। और विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ये यूनाइटेड प्रोविंसेस से थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वुमेन्स के अंदर। 26 जुलाई 1945 को होता है क्या है, लेबर गवर्नमेंट कम इनटू पावर इन ब्रिटेन। तो लेबर गवर्नमेंट आती है पावर में ब्रिटेन के अंदर। 1946 16 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन अनाउंस करती है कॉन्स्टिट्यूंट स्कीम, ठीक है। और 16 जून 1946 को क्या होता है, मुस्लिम लीग जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के स्कीम के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो 1946 में होता है। 16 अगस्त को जो है मुस्लिम लीग अनाउंस करती है डायरेक्ट एक्शन डे। और इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर समाप्त होता है सभी। और आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा। देखो मैंने इसमें जो है हर एक चीज़ को डिटेल में तो डिस्कस नहीं किया है, बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें जरूर दिया है जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप जब इसको देखेंगे तो आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगा समझ में कि कैसे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रेजेंट किया गया, और आप इसको जरूर ध्यान में रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।